औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन ये गर्मी हमें इतनी लगती क्यों है? एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। ये गर्मी हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमारे गुनाहों की शिद्दत इस कदर बढ़ती जा रही है कि अगर हम सर्दी को देखते हैं ना कि सर्दी आ गई तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा नज़र आता है, जबकि सर्दी वैसी ही होती है जैसी सदियों से चलती आ रही है। और अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी का भी कुछ यही हाल है। लेकिन हमारे अमाल क्या हैं, हमें अपने आप को देखना है। हम बहैसियत मुसलमान किसी के साथ कैसे पेश आते हैं? क्या हम सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा है? हमें ये सोचना है। नाज़रीन किराम, आज क्योंकि इतवार का दिन है, आज के दिन से मैंने आपसे कहा था ना कि हम न्यू टैलेंटेड ख़वातीन और हज़रात को अपने शो में मदऊ करेंगे जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और घरों में बैठ के हाउस वाइफ अपना टाइम वेस्ट कर रही होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, हर बंदा हर बंदी कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन आज क्योंकि इतवार है, मेरे बाद आप देखेंगे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नाम मेहमान गिरामी होंगे और किंज़ा अल्ताफ़ और मज़हर मलिक आपके दरमियान हुआ करेंगे हर इतवार को। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, जो कि एक केस हमारे सामने आया कि मलीर की हदूद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि एक ऐसा गोदाम था जहाँ कुर्बानी के जानवर रखे हुए थे। क्योंकि ईद का सीज़न है नाज़रीन किराम, क्योंकि ईद की आमद है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा साल मेहनत करते हैं, बल्कि सालों मेहनत करते हैं कि इन जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। कुछ लोग रखे हुए होते हैं उन्होंने जो उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन एक ऐसा नौजवान, जिसे मैं क्या बोलूँ कि पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी इनके साथ क्या कर रहे हैं हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे और हुआ क्या नाखुशगवार वाक़या। चलता हूँ मैं अपने भाई की जानब, जिनका नाम है तनवीर हुसैन चीमा। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम। तनवीर भाई, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे करम अल्लाह पाक का। और इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक और मेरे भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हक़ की बात करते हैं और सोशल एक्टिविटी से आपका गहरा ताल्लुक़ है। वासिफ़ मशवानी साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वासिफ़ भाई, कैसे मिजाज हैं? बिना किसी तमहीद के मैं चाहूँगा SSP मलीर इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद भाई से रब्ता किया जाए, हम उनसे बात करें कि केस कहाँ तक पहुँचा। तनवीर भाई, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे ये डकैती की वारदात हुई? ये 19 रमज़ान में वारदात होती रात को तकरीबन कोई 12:30 बजे के टाइम में। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म होता है फार्म से कि भाई ये मामला हो गया, कोई मुसल्लह अफराद हैं, कोई 7-8 हैं, असले के जोर के ऊपर हमारे 10 जानवर जो है ना वो लोड करके ले। एक जानवर की कीमत क्या है? कम से कम जो है मेरे पास कुर्बानी की बछड़ियाँ हैं, 12 से 15 लाख रुपए की अरेंज की कुर्बानी की बछड़ियाँ हैं, और उसमें कुछ दूध वाला माल भी है। मुख्तलिफ जानवर हैं जो उन्होंने लोड किए और ले गए हैं। तो हम तो आज आपके पास आए हैं, समझ लें कि तकरीबन 1.5 मंथ होने वाला है। तो हमने सारी चीज़ें खुद करके दी हैं, इनको प्रोवाइड किए हैं, बंदे अरेंज करके दिए हैं, और एग्जैक्ट हमने वही फ़र्द उठा के दिए हैं, बताए हैं जो इन्होंने कि भाई पूरे हमारे मुल्ज़म हैं, और वो मान भी रहे हैं। मैंने कल खुद देखा, मैं खुद भी थाने गया था, और वो मान भी रहे हैं कि जुर्म हमने किया। उसके बावजूद आज तकरीबन 13 दिन होने वाले हैं, ना तो पुलिस ने उनके साथ मुजरिम वाला सलूक किया कि भाई उन्होंने जुर्म किया, और ना ही हमें कोई ऐसा चीज़ है कोई रिकवरी ऑथेंटिक। हत्ता के 2 मोबाइल भी इन्होंने रिकवर करे हैं, जबकि बाद में उन पे भी वो जो है बोल रहे हैं कि जी वो रिकवरी नहीं हुई। पहले शुरू में जब हम मुल्ज़िम उठा के लाए हैं 2 मोबाइल रिकवर किए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जब बात होती है थाने में तो ये बोलते हैं जी वो मोबाइल तो इनके अपने थे, हालांकि वो मोबाइल हमारे। यानी इन्वेस्टिगेशन में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं आपको? वो बड़ी सारी तब्दीलियां हैं, बहुत सारी तब्दीलियां अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं नाज़रीन किराम आपको बताता चलूँ कि एक फार्म था जानवरों का, जिससे कैटल फार्म कहा, कैटल फार्म, चीमा कैटल फार्म, चीमा कैटल फार्म के ये रूह रवा हैं, उसके ओनर हैं
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद भाई, जो कि काबिल ऑफिसर है, मेरी कल उनसे बात भी हुई, लेकिन जब हमें पता चल गया, मैं खुद गया, मैंने खुद जाके उन मुल्जिमान से बात की। उन्होंने कहा कि सर हमसे गलती हो गई, हमने वो 14 लाख रुपए समथिंग के जानवर फ़रोख्त कर दिए, जहां हमने जानवर बेचे हैं पुलिस हमें वहां लेके जाएं, हम वो बरामद करवा के देते हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालें, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिए। जब हम SIU साहब से, जो कि अब्बास भाई हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम मुल्जिमान को नहीं भेज सकते। भाई कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस कैसे पंजाब जाके उन मुल्जिमान को तलाश करेंगे, उस लोकेशन को कैसे ट्रेस करेंगे? मुल्जिमान का होना ज़रूरी है। चले सारे मुल्जिमान नहीं, कोई एक मुल्जिम उनमें जो मेन कर्जा धरता है, उसका नाम क्या है? रफीक है, जो कह रहा था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद रफीक है। नाज़रीन, ऐसे केसों में अमूमन यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो मामला होता है, क्योंकि 14 दिन का रिमांड पूरा, मैं मुसलसल हसीब भाई से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर, मैं चाह रहा हूँ कि उनसे भी बात हो सके, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं हमारी। चीमा साहब, मुझे बताइएगा कि अब आप क्या चाहते हैं IG सिंध से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम पहली बात तो ये है, ये केस हमारा यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हमारी चेंज करें। आप हमारे मुतमईन नहीं हैं? मैं इन पे मुतमईन नहीं हूँ किसी भी सूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो नुकसान है वो हमें हमारी रिकवरी वसूल करके दें। ये समझ लें कि 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया मैं कारोबारी हूँ और मैं इन्हीं के चक्कर में कोई कारोबार नहीं कर पा रहा। सुबह बुला लेंगे, रात बुला लेंगे, शाम को बुला लेंगे, दोपहर में, और जो एक्सपेंसिव होते हैं वो भी मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा होता हूँ। जैसे भी होते हैं, जहाँ पे भी जाना होता है, गाड़ी अरेंज करें, कुछ भी करें, ठीक है, वो भी मैं अपनी जेब से कर रहा होता हूँ। नहीं, एक तो परेशानी, और दूसरा मलिर कैंट का जो थाना है वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों के मोबाइल फ़ोन स्नैच होते हैं। मेरे कज़न का मोबाइल फ़ोन स्नैच हुआ, लेकिन लोग थाने कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन थाने जाने के लिए आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन मैं आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाऊँगा। DIG जो ईस्ट हैं, उस्मान गनी, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, हमेशा बाखबर पाकिस्तान का वो हिस्सा रहे हैं और हक की आवाज़ सुनते हैं। आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। DIG साहब से हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह। IG सिंध और एडिशनल IG तक भी आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। मैं वासिफ भाई आपकी जानिब आऊँगा। आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत उन नंबरों को ट्रेस किया और उनको गिरफ्तार किया, और जबकि पुलिस ने इतनी अच्छी कारकर्दगी अदा यहाँ नहीं की, लेकिन जो कि CTD के एहलकार आपके साथ उन्होंने आपकी मदद की और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए आप क्या कहेंगे? सर, ये है कि देखें, शुरू से जब हम इस प्रोसेस में काम शुरू किया हमने, तो इसमें ये था कि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इन सारे नंबर को ट्रेस किया, टेक्निकल जितनी भी ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ी है, तो हमने टेक्निकली उस चीज़ को यूज़ करके तो सारे मामलात को, जितने भी कंफर्म जो बंदे थे उनको हमने पॉइंट आउट किया। उसके बाद हमने मलिर कैंट थाने को इन्वॉल्व किया इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद जब हमने कंफर्म बंदे पिकअप किए तो वो मलिर कैंट के हवाले किए गए। जब उनको मलिर कैंट थाने के हवाले किया गया तो उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं है। 5 बंदे फर्स्ट एट नाइट लोकेटर हर चीज़ के साथ जब वहाँ से पिकअप हुए हैं तो कंफर्म बंदे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बेगुनाह बंदा उठाओ, कंफर्म बंदे उठाएं, और उसके बाद कोई कारकर्दगी पुलिस की इसमें नहीं है, ठीक है। आज तक ये हमारे दोस्त है, भाई है, इनको मुस्तकिल तौर पे टलाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है जो उनके मुजरिमान ने, मुलजिम है, वो इस चीज़ को पहले दिन ही मान गए थे कि ये सब हमने ही किया है, सारी चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। बुध के दिन उनका, मंगल के दिन उनका जो 14 दिन का रिमांड है वो खत्म हो जाएगा, फिर इनको जेसी हो जाएगी, तो फिर बेल हो जाएगी उनकी, इनकी बेल हो जाएगी। ये जो उनका लॉस हुआ है वो लॉस ही रह जाएगा। मैं DIG उस्मान गनी भाई से मुल्तमिस हूँ कि प्लीज़ आप इस मामले को देखिए, क्योंकि लोगों का इत्मीनान उठ रहा है। इन्वेस्टिगेशन शफाफ तरीके से होनी चाहिए, और मैं खुद SSP साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आप काबिल ऑफिसर हैं, हसीब भाई, आप प्लीज़ इस मामले को देखिए। इन्वेस्टिगेशन से आप खासा मुतमईन मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, भले वो माइंड करें, कुछ भी करें, क्योंकि आज 10-12 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमें तो बस यही है कि टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं कि ये जैसी हो जाए और बाद में फिर इजीली ये बाहर भी आ जाए। जो चीज़ें 2-3 रिकवर हुई हैं वो भी, वो IO साहब हैं, वो वहाँ पे कोई भी जो है उनका मामला नहीं है कि वो जाके दिखाएं। जबकि बंदे हमने उठाए तो 2 मोबाइल जो थे हमारे, जो इन्होंने डकैती के दौरान बंदों से छीने थे, वो भी वसूल हुए थे। बाद में ये IO साहब जो हैं वो बोल रहे नहीं जी ये तो मोबाइल इनके अपने थे, और इस तरह करके कहानी हमारे ऊपर
घुमा नहीं दी। बिल्कुल आपकी अब आवाज 2 बंदे जो आला हैं मकाम तक वो जाएगी। 2 बंदे मफरूर भी हैं। हालांकि वो जो रफ़ीक है उसने बारहा बोला कि आप मुझे ले जाएं, और वो एक नाम है उसका अमराद, बैंस कॉलोनी में काम करता है, तो मैं वहाँ पे आपको टाइम बता देता हूँ, आप उठा लें उसको। लेकिन इन साहब ने तो रिट ही नहीं करी, एक दफ़ा भी 12-13 मैं दिन के खुद अंदर। जाके मिला और सुबह से आपको फोन भी आ रहे हैं कि आप पंजाब हाँ, चलिए, लेकिन पंजाब पंजाब किसको लेके जाएंगे आप? अभी मुझे पंजाब जाने का बोल रहे हैं कि पंजाब चले हमारे साथ। मैंने बोला चले ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन यही है कि पुलिस वाले 3-4 जाएंगे, मुलजम नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं कि मुलजम नहीं जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने किसको बेचा है, बिल्कुल कहाँ पे ऐसा ही है। बेचा है, कितने बेचे हैं, कम से कम निशानदेही तो करेगा। अब हम वहाँ पे चले जाएं, अगर हमारे को फर्द मिलते ही नहीं है, बताएं मुझे। मैं तो पहले ही एक तो माल गया, ऊपर से जेब से रोज़ खर्च करता हूँ घर से, जब निकलता हूँ तो मैं पैसे जेब में डाल के, फिर एक्सपेंसिव है आना जाना। आपको पता है इस मुल्क में जो भी सिस्टम है, जो भी निज़ाम है, अगर आप नहीं खर्च करेंगे आपके साथ कोई भी नहीं नहीं जाएगा। आप परेशान हैं, आपकी परेशानी से मैं वाकिफ़ हूँ और मैंने खुद भी देखा, लेकिन मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर हसीब जावेद भाई से कि जावेद भाई इनके साथ मुलजिम कॉपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जहाँ माल बेचा है हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब्बा जी सरकार, खानगाह बुखारिया एक ऐसा नाम के मारूफ नाम, हमेशा हक की बात करते हैं, रूहानियत पे अबूर हासिल है, खानगाह 89 और नाम ही काफ़ी है। अब्बा जी सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बताइए कैसे मिले? कल बात अधूरी रह गई थी, लेकिन एक नया मार्का मलीर के अंदर, क्योंकि आप भी जहाँ रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मलीर ही आता है मेरे ख्याल से, आपका डिस्ट्रिक्ट मलीर ही है ना सरकार? जी जी, डिस्ट्रिक्ट मलीर है। यहाँ पर हम भारत की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से हमें ललकारा जा रहा है, फिल्मी डायलॉग बाजियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन कराची के इस वक्त जो हालात हैं, अवाम परेशान है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आज गुलशन हदीद में पुलिस और वकला एक दूसरे के आमने सामने थे। अब भाई सरकार मुझे बताइएगा, क्योंकि रूहानियत पे आपको काफ़ी अबूर हासिल है, मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या होने वाला है, चंद महीनों में, चंद दिनों में या चंद सालों में? देखें अबरार भाई, जब बिल्कुल एंड पे हो जाता है ना, आखिर पे, तो उस मुल्क की तकदीर भी बदली जाती है और मामला भी बदल अल्लाह जाते करे, हैं। अल्लाह करे अच्छा, ऐसा हो। इसमें खाली कोई पुलिस या कोई इदारा इसका कसूर नहीं है, बल्कि हम सब इसके कसूरवार, हर शोबा है ही नहीं। जो जो जहाँ बैठा है वो बिल्कुल सच्चा हो जाए, सही हो जाए, तो मैं समझता हूँ निज़ाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही और है। जाहिर बात है कि थोड़ी इन्ना माल उसरी युसरा, दुश्वारियों के बाद आसानियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें झूठ और सच में दूरी है, और हुक्मरानों की भी मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं ना, उनको भी जानता हूँ, लेकिन डकैती को हक नहीं समझना चाहिए। और जो अभी वकला और पुलिस और कराची के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उसको बड़ी गवर्नमेंट को बड़ी बारीक बीनी से देखना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो भी करप्शन कर रहे हैं या लैंड माफिया हैं, उन सब का जो है वो ताना बाना लगा हुआ है। बस समझ लें कायदे आजम की रियासत है भाई, नोट खर्च करो और सारे काम कर लो। आज मुझे 23 बरस हो गए इस जद्दोजहद में और काम में लगा हूँ अपने हिसाब से। आती हैं परेशानियां मेरे ऊपर भी, तो यहाँ हर आदमी और हर फर्द ये कहता है हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हर ऐसा ही है। आदमी प्लाट की फाइल लेके आता है मेरे पास। हाँ? किसी को कब्जा करना होता है, किसी को कब्जा छुड़वाना होता है, तो हर चीज के आपके रेट बंधे हुए हैं। बड़े फख्र से लोग कहते हैं जी हम थाने में पोस्टिंग कराते हैं पैसे दे के। तो ये तमाम चीजें जो आला हुक्काम है उनको समझनी चाहिए, मतलब उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है इससे आवाम के अंदर ना। अगर अदलिया का भी ऑपरेशन कुछ यही हाल है कि अगर आप कोई केस लेके जाएंगे, कोई औरत खुला का केस कराए, तो वो तो 20 चक्कर सिटी कोर्ट के लगा करके 25-30 हजार वकील को देगी और 25-30 हजार रुपए। ये छोटे छोटे जो केसेस हैं इसको इलाकाई सतह पे ये कमेटियां बनाएं, वो उसको वहीं पर दे दें। खुला जरूरी है वहाँ हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में बुलाएं, बहन बेटियां धक्के मारें, बहुत सारे निजाम हमारे बहुत अच्छी खराब बात हैं। आपने कही, बहुत निजाम अच्छी को बात सही कही करना आपने। पड़ेगा।
शाह साहब और जी बैरूनी जी भी खतरात हमारे सर में मंडला रहे हैं। हमें यकजा होने की जरूरत है। बिल्कुल बाहर ऐसा आज ही जो अंदर की बातें होती हैं उसको खामोशी अख्तियार की जाती है, क्योंकि अभी इस वक्त जाहिर बात है कि मुल्क इस पोजीशन में नहीं है। मुल्क की हालात की जो पोजीशन है बड़ी खतरनाक है। तो हमें जो है ना वो तमाम चीजों की तरफ देखना है और तमाम मुत्तहिद होना चीजें है, खराब एक हैं, होना हम है, कुछ वही कल खराब वाली बात कि एक परचम के तले हमें आना है। सरकार जी। बड़ी अच्छी बात आप करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका एक खालिस इंटरव्यू किया जाए जिसमें अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाए और कराची की आवाम को कुछ ऐसी कहते हैं कि चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दिखाई तो जो दिया जाता है वो नज़र नहीं आता और जो हमें दिखाया जाता है वो होता ही नहीं है। अगर कानून साजी की बात की जाए तो कानून नाम की चीज़ नहीं है। जी जी, कानून तो देखें, बात यह है अदल होगा तो कानून होगा ना, अदल अख्तियार किया जाए है ना। जैसे मैंने सजेशन डीआईजी कराची साहब को भी दी थी, ये डंपर का चल रहा था, मैंने कहा भाई उनके टाइमिंग थोड़े बढ़ा दीजिए और मगरिब के बाद कराची के अंदर फालतू लोग सफर ना करें ना बिला बिल्कुल वजह। ऐसा ही है। अब लोगों को भी शौक है ना सारा कि भाई क्लिफ्टन चले जा रहे हैं, फला जगह चले जा रहे हैं। अब भाई दिन के अंदर अपनी मसरूफियात, कुरान भी कहता है कि सुबह उठकर अपना फजल तलाश करो, तो दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलें, मगरिब तक खुलें, पूरी दुनिया बंद हो जाती है। वाहिद हमारा मुल्क है कि जो और ख़ास तौर पे तरक्की कराची, याफ्ता इसलिए नहीं खासकर हो शाह साहब कराची, जी कराची कराची। खासकर। तो हम जब कुरान के अहकामात को नहीं मानेंगे तो उसके रिजल्ट यही आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह हम एक दबंग इंटरव्यू आपके साथ करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान के हवाले से बहुत से राज फाश करेंगे। भाई सरकार आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जैसे ही हम वक्फे से वापस आएंगे आपके दरमियान होंगे किंजा अल्ताफ और मजहर मलिक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान और मैं हूं मजहर मलिक, आपका मेज़बान। और मैं हूं किंजा अल्ताफ, आपकी मेज़बान। इस वक्त हमारे साथ, जैसे आपसे हमने वादा किया था कि हम हर इतवार को कुछ न्यू टैलेंटेड आपके सामने लाएंगे और वो टैलेंटेड आज हमारे पास, वो टैलेंटेड शख्सियात आज हमारे पास मौजूद हैं। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम हैं, और वो बहुत से चैनल्स पे उनका तज़किरा होता रहता है, आप उनको देखते रहते हैं। माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड हैं, वेरी वेल प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट अफेयर से उनका ताल्लुक़ है। आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सबसे पहले जो हैं मार्केटिंग मैनेजर हैं एक टेक्सटाइल में, समरा शेख साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। उसके साथ मौजूद हैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली, वेल क्वालिफाइड फैमिली से, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अपनी ड्यूटीज़ को। इस वक्त भी HR मैनेजर काम कर रही हैं एक हॉस्पिटैलिटी में। मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा नवर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। ठीक ठाक। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। उनके साथ आप देखते आए हैं कि शुरू में हमारे साथ ही चल रहे हैं, एक तज्ज़ियाकार भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और भी बहुत से काम करते हैं। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जनाब असलम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, कैसे हैं आप? जी मलिक साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह। तो तारुफ की बात होगी। अब हम चलते हैं उन मामलात की तरफ जो बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ कॉर्पोरेट लेवल पे जो इन्होंने काम कर रही हैं। दोनों ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, पहला सवाल आपसे है कि आपने, मेरे नॉलेज के मुताबिक आप पहले HR में थी, जी सर। फिर आपने अपनी फील्ड चेंज करके मार्केटिंग में चली गई, इसकी क्या वजह बनी? वजूहात तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा फील्ड जो था वो मार्केटिंग से रिलेटेड ही था, बट दैट वाज जस्ट एक नेसेसिटी थी कि मुझे HR पे जो है वो कंसर्न किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो एक एजुकेशन जो मेरी बैकग्राउंड्स के साइड थी, तो डेफिनेटली आई हैव टू अप्रोच फॉर द मार्केटिंग, सो दैट आई विल डिसाइड टू गो दिस जर्नी।
और तो ये क्या नहीं- महसूस किया आपने एचआर को छोड़ा, मार्केटिंग में आई, तो बेसिकली क्या डिफरेंस क्या पाया और क्या इट महसूस किया? डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट के जाहिर सी बात है, एक थीम था कि शुरू से कि मार्केटिंग में रहना है, और टेक्सटाइल फील्ड जो है वो मेरी एक बहुत पसंदीदा फील्ड है। तो जो स्टार्टिंग मेरी जो जर्नी हुई थी, तो लिहाजा एचआर पे रह के उसको एक टैकल किया, उसको सीखा और समझा, और सारी चीज़ों को लेके कि भाई इस डायरेक्शंस पे जाने के लिए क्या क्या फील्ड्स को जो है वो नॉमिनेशन डायरेक्शंस होती हैं उनको कैसे करना है। तो बेसिकली मेरा यही था कि मार्केटिंग फील्ड पे करना है आगे चल के। अच्छा, मैं को एक्सपीरियंस करना जो आपसे है वो बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से ये पूछना चाहूंगी कि मार्केटिंग की फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो मार्केटिंग हमारा एक बहुत ही वास्ट एक फ्लो है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो बीइंग अ मार्केटिंग आपने क्या देखा है कि मार्केटिंग मैनेजर आप रही, तो आपने क्या देखा कि आप लोगों को कितना आसान होता है, लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, आप लोग मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म को या क्या चूज सबसे करें? पहली बात तो ये कि वी आर बिलोंग टू द पाकिस्तान, ठीक है। Okay. हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल definitely. एज अ फॉरेनर पे जाके, ठीक है। Yeah. हम विजिटिंग करते हैं, हम डिफरेंट क्लाइंट से जो है वो नॉमिनेट होते हैं, उनसे डायरेक्शंस लेते हैं। जाहिर सी बात है उनको तमाम चीज़ों को इंपोर्ट्स करना होता है पाकिस्तान से। तो हम Exactly, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो टेक्सटाइल फील्ड में बेसिकली जो हमारा एक बिजनेस सर्कल होता है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी एक जर्नी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी इस मार्केटिंग फील्ड पे, कि कस्टमर के साथ लिंक रहता है, फिर कस्टमर से डीलिंग, फिर उनसे जाके उनसे बातचीत करना। ये पूरा एक टेक्सटाइल सर्कल जो है ना वो हम इस तरीके से जो है टेक्सटाइल तो वैसे ही पाकिस्तान का सबसे अच्छा बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक आप ये कह लें कि हमारा एक इनकम है, और जाहिर सी बात है उसको लेके आगे चलना है। तो जहाँ पे हमारे पाकिस्तान का जो है वो नाम भी ना इस तरह से जो है वो ख़राब हो, लेकिन ये कि अपनी पूरी सर्विस जो है वो हम एक आउट ऑफ यानी कि फॉरेनर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर अ गुड एक्सपोर्टर, स्पेशली वी आर अ पाकिस्तानी। आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू रखते हैं कुछ, क्योंकि टेक्सटाइल की दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और कभी ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान टेक्सटाइल में टॉप 1 था, आज वो सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसे इस पे सवाल करते हैं, पहले हम जाते हैं असमा साहबा की तरफ। असमा साहबा, आपने एचआर की फील्ड को इंतखाब किया। बेसिकली आपकी एजुकेशन तो उसी से रिलेटेड है, और माशाल्लाह आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन, 4 मास्टर्स डिग्री लेके चल रही हैं। तो ये एक तो जाहिर करता है इस बात को कि आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, कि आज तक आप पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में जाके मामलात भी सेटल कर रही हैं। तो ये सारे मामलात एक ही दिन में, एक ही वक्त में कैसे हैंडल कर पाती हैं आप? थैंक यू सो मच मजहर, आपने मुझे इनवाइट करा। सबसे पहले मैं आप दोनों का थैंक्स कहना चाहूँगी किंजा। अच्छा, इट्स अबाउट द पैशन, लाइक जो मेरी पर्सनैलिटी व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में इतना सब कुछ कर सकूंगी। जब पैशन होता है ना, मुझसे सब कुछ करवा लेता है। एचआर इज सेट अबाउट द पीपल्स पर्सन। मुझे नेटवर्किंग अच्छी लगती थी, मुझे चीज़ों को रिजॉल्व करना अच्छा लगता था। तो ऑफिस फिर जो प्रोफेशनल लाइफ में आई, तो मुझे किसी जगह को बहुत खूबसूरत बनाना है ताकि लोगों के मसले हल हो सके। तो एचआर एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, मैं तो कह सकती हेवियन बना सकते हैं, और कोशिश करती रहती हूँ, और आज तक जितनी इंडस्ट्रीज में काम किया बिल्कुल बैकबोन की हैसियत इख्तियार करता है। Exactly. एचआर जो है उसकी सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाता है, फिर उस पर सारे मामला सेटल होते हैं। तो आपकी जहाँ भी गई हैं, तो क्या पहले से पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई थी, या जाके आपने खुद ही हैंडल की और नए सिरे से उसको काम किया? मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है, और वेल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश थी वहाँ भी की। वहाँ जो मुझे लगा कि दीज थिंग्स शुड बी चेंज, तो मैं वो एक चेंज लेकर आई हूँ, वो पॉजिटिव ही चेंज रहा है। अच्छा, एचआर एक ऐसा पर्सन होता है किसी भी कंपनी का जो एटमॉस्फेयर या वहाँ का एनवायरनमेंट उसको जो है पॉजिटिव लेके चल सकता है और नेगेटिव भी बना सकता है, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं ना। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल नहीं होते, और अगर उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरह की प्लानिंग की जाती है तो वो वहाँ कंफर्टेबल होते हैं। जी हाँ किंजा, ऐसे ही मैंने और इससे कहा ना, सबसे पहले अगर एचआर जो है पीपल्स पर्सन है, अगर हम पर्सनली सी प्रोफेशनली ले रहे, एक वर्ड होता है एम्पैथी, उसको भी अगर हम कंसीडर करते तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट हम बहुत अच्छा, बीइंग एन एचआर, उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और एम्प्लॉइज हमारे पास बहुत आराम से आते हैं, चाहे आपका जॉब लो भी है, जो भी कोई भी, इवन आपका स्वीपर भी आपके पास आएगा, देन एचआर के पास आपके साथ अपनी ग्रीवियंसेस इशू करेगा, बिकॉज ही इज श्योर ना कि उसका मसला यहाँ से हल हो सकता है। आवाज हम सुन रहे हैं, ये नहीं कि अगर वो स्वीपर है या कोई भी वेटर है, इट डजंट मीन कि उसको हम नहीं सुन रहे, उसको भी वही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि इज्जत रिस्पेक्ट वर्ड है जो किसी भी इंसान
इंसान का माइंड चेंज कर सकता है, उसको उस वर्क प्लेस से ऑनेस्ट बना सकता है। जो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो भी क्रिएट कर सकता है वो एक एचआर वाला ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये हमारा वर्क भी है। नहीं, हमारे लिए तो वही है ना, जो एचआर के लोग होते हैं उनके लिए तो ये जरूरी होता है ना, वो कोई पियून से बल्कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर टॉप 1 तक जितने भी लोग होते हैं सब इक्वल राइट्स रखते हैं ना। तो जब इक्वल राइट्स सबके होते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे? हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ देखिए बाउंड्रीज आ जाती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, तो हम उनके लिए जाके मैनेजमेंट से डायलॉग्स करते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन के साथ आना पड़ता है, तभी तो दे विल फील एट होम। उनको वो हमें फील करवाना है। देखिए मैं हायर कर दूं या फायर कर दूं, इट्स नॉट द सोल्यूशन, और भी लेकर आ जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू स्टे। तो हमें वो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी, कैसे सुनना। आप किसी को सुनते हो ना तो आधे उनके गम तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई है जो हमारी आवाज सुन रहा है। हम यहाँ पे लावारिस नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय आपका है उसको ये ना फीलिंग आने दे जी कोई हमें नहीं सुन रहा। सुनना भी कहाँ तक उनके मैटर्स रिजॉल्व करवा सकते हैं, तो वो भी अल्लाह। बहुत से कंप्लाइंसेस आती होंगी आपके पास? बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। कोई एक ऐसे ताकि जो सुने समझे और वो इम्प्लीमेंट भी कर सके, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आया हो, कंप्लाइंसेस आई हो आपके पास, आपने उनको सॉल्व किया हो, कोई एक एग्जांपल दीजिए। अच्छा चलें, अभी जो लास्ट मैं अब होटल इंडस्ट्रीज का पार्ट बन चुकी हूँ, मज़ा आ रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम भी कर रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। जो एक लास्ट मैंने जो एक मैटर किया था, हमारे एक स्टाफ थे, वो इस सॉर्ट ऑफ लाइक रूम बॉय, मिनिमम वेज का हो चुका था, जो आगे प्रमोशंस आनी थी, तो उनका था कि अगर हम 37 पर आ गए हैं, जो ज्यादा वाले हैं अब उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, अब वो हार्श हो रही कि मैम इनका भी एक पे स्केल हो गया, हमारा भी हो गया, तो वाई अब उनके साथ काउंसलिंग करनी पड़ी। हमने देखो ये इनका इंक्रीमेंट नहीं है, अब ये गवर्नमेंट हमारा जो भी मिनिमम वेज आ रहा है, आगे आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो इस पर हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, क्योंकि जो ऑलरेडी ले रहे थे और जो उस पर लाए हमें इक्वल, तो उनको जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं उन्हें हो रहा था कि अब हमारी वैल्यू नहीं, ये कल किया है और हम जो 5 साल से वो इक्वल उनकी काउंसलिंग करके, भाई ये इंक्रीमेंट नहीं है, मिनिमम वेज एक लेवल है मेंटेन, अब आपका प्रमोशन आएगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, देन यू विल बी हियर। ये कंपैरिजन वो इतना स्टाफ में टसल थी, अब क्या जाने दूं मैं उन्हें, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया था, और मैंने किसी को नहीं जाने दिया था। फिर हमने मैनेजमेंट से बात की, रिवाइज करवाया सबका, जो हमारी पुरानी एम्प्लॉइज थे तो उनके लिए भी जाके बात की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। वेरी गुड अचीवमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है ना, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक बंदे की सैलरी कम थी, वो बराबर में आ गया, अब मैं 5 साल से कम कर रहा हूँ, वो 1 साल से काम कर रहा है, आपने बराबर लाके खड़ा कर दिया, तो मैं क्या करूँ? इस सिचुएशन को कंट्रोल करना इज डिफिकल्ट जॉब से ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक्चुअली एचआर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और किसी भी इदारे का ये इस तरह का एक मतलब डेजिग्नेशन है कि आप उससे उस इदारे को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से इदारे देखे हैं जहाँ पे एचआर की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतनी मतलब वो समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें यहाँ इम्प्लीमेंट, क्योंकि हम एचआर हैं, वो ये नहीं देखते कि यहाँ इसका नुकसान क्या हो सकता है, और वो फिर इदारे के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और बाज़ औक़ात मैनेजमेंट इस चीज़ को कंसीडर करती है, बाज़ दफ़ा उनके पास टाइम नहीं होता, वो भी नहीं देखते, वो फिर सोचते हैं हुआ क्या हमारे साथ। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इसे अच्छे से निभा रही हैं, ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि हम चीज़ों को अच्छे वे में हैंडल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपने भी देखा होगा, मतलब साहब किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में ना बड़ा एक रोल होता है एचआर का। एचआर बेसिकली वो बुनियादें तमाम क्लियर करता है ना, कि जिस पे फाउंडेशन बन रही होती है, सारा स्टाफ खड़ा हुआ होता है। अब पॉलिसीज अगर एक की फेवर में है तो हमें तो दूसरे का भी ख्याल रखना है, फिर तीसरे का भी ख्याल। आजकल जॉब्स में सबसे ज्यादा पैकेजेस अच्छे एचआर के लिए। पॉजिटिविटी, मैं कहती हूँ एचआर में खुद पॉजिटिविटी, एक एम्पैथी वर्ड्स है, लीडरशिप होनी चाहिए, बॉस नहीं बनना। अगर बॉस बनेंगे तो कुछ नहीं है, फिर तो कुछ हासिल हो ही नहीं पाता। बिल्कुल, बॉस में ये तो डिफरेंस है, अगर लीडर है, आप सुन रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता अच्छा। और एचआर हायर करते हुए ना मुझे लगता है ये चीज देखनी चाहिए कि आप जिस बंदे को हायर कर रहे हैं सिर्फ ये मत देखें कि उसकी एजुकेशन उसको मैच कर रही है, बल्कि आप देखें उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनका विजन क्या है इस चीज को लेके, क्योंकि इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज में। हार्मनी मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली वो मैं कहती हूँ जगह बन सकती है। बिल्कुल बनाने वाले हो तो बन सकती है। जब एचआर को हायरिंग प्रोसेस को एचआर खुद गुजर रहा होता है ना, अब ये जो सामने टॉप मैनेजमेंट बैठी होती है जो एचआर को बेसिकली हायर कर रही है, तो मैं उनको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, है तो हो सकता है हमारे लिए अच्छा ना हो क्योंकि मेरे फील्ड भी वही है जो आपकी है। तो बेसिकली एचआर को मैं ये चाहता हूँ कि एचआर को एक इंटरव्यू नहीं हो, उनको 10 प्रोसेस से गुजारा जाए, क्योंकि वो जिस माइंड सेट का होगा वो नीचे सारा माइंड सेट अपने ही लेवल का लेकर आएगा।
ठीक है ना। अगर एक अच्छे माइंड सेट का है, क्वालिफाइड है, तो वो चाहेगा कि मेरी टीम भी ऐसे ही बन जाए, ठीक है ना। और दीगर जितने होते हैं फिर वो अपने माइंड सेट से लेकर चल रहे होते हैं, तो इसको ज्यादा प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि हमारी जो टीम, आने वाली टीम बने, वो एक मजबूत भी हो, क्वालिफाइड भी हो और हमदर्द भी हो। अच्छा, ये सी नॉट फॉर एचआर, मुझे लगता है कि हर पोस्ट के लिए, हाँ उसका थोड़ा देख सकते हैं, बहुत कम लेवल की है तो थोड़ा हम कर सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी मैं 4 इंटरव्यू हर जगह देकर अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुई हूँ। तो मैंने वो क्योंकि स्ट्रेस दिया जाता है, अगर मैं ही स्ट्रेस बियर नहीं कर सकती तो मैं अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे हैंडल करना है वो मुझे पता होना चाहिए, तब मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कर सकती हूँ। और मैं गुजर चुकी हूँ सब प्रोसेस। आप भी एचआर में रही, एचआर के हवाले से कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है एचआर में, और जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय से एक इंटरेक्शंस हो जाते हैं और डिफरेंट तरह के एम्प्लॉय जो है वो हमारे सामने आ रहे होते हैं कि जिनके पास टैलेंट्स होते हैं और वो अपना टैलेंट जो है वो शो करना चाहते हैं को किसी भी फर्म को ज्वाइन करने के बाद। लेकिन ये कि सिर्फ एचआर के लिए मैं यही एक चीज़ मैंने जो सीखी है और अवेयरनेस ली है वो ये है कि एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग को, यानी उनकी जो एक कन्विंसिंग जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो उनको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोशिश पूरी करनी चाहिए कि उनको उस जो है वो प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर मैं अब टेक्सटाइल पे हमने आपसे बात छोड़ी थी, अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात करूं, आज से 4-5 साल पहले कोविड भी था, उस वक्त उसके बावजूद भी हम टॉप पे जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही क्वालिटी हमारी टेक्सटाइल की बहुत ही अच्छी पॉलिसीज थी और बहुत हाई लेवल, हम टॉप 1 पे दुनिया में कि हम एक्सपोर्ट की तरफ टॉप 1 पे थे। आजकल कोविड भी नहीं है और हम डाउनफॉल पे हैं, क्या रीजन है इसकी? डाउनफॉल का रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा ऑनेस्टी से दूर जा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी सर्विस से थोड़ा दूर जा रहे हैं, हम वो 100% सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। ये अब हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर मैं टेक्सटाइल में हूँ और मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो मेरे पास अगर कोई बिजनेस आ रहा है मेरी इंडस्ट्री में, जो कि मैं एफबी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ, तो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हम पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं। अब जाहिर से हमारा कनेक्शन जो है वो फॉरनर से, उनको अंडरस्टैंड करना, वो हमारे पाकिस्तान को नॉमिनेट भी अगर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और हमसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उनके तमाम प्रोटोकॉल्स को समझा जाए। अब अगर हम उनको प्रोटोकॉल्स को जो है वो हम उन्हें कह दें कि ठीक है हम कर रहे हैं, आपकी तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको इम्पोर्ट करवाने में हम आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज वी आर एक्सपोर्टर, तो ये चीज़ें उस वक्त कमिटमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ आगे चल के जब चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाती हैं और हम उसमें डिसऑनेस्टी का अगर मुजाहिरा करते हैं, तो सबसे बड़ी मेन वजूहत ये जो टेक्सटाइल जो आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे जा रही है वो यही है कि सर्विस का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारी तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो खास इफेक्ट नहीं रखती? गवर्नमेंट की पॉलिसीज रखती हैं। एक गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, बिल्कुल आज से 4-5 साल पहले अगर देखें तो जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में था तो हम टॉप 1 पे थे। पॉलिसीज इसका मतलब मैटर रखती होंगी कहीं ना कहीं, ईमानदारी का अपना हिस्सा है ना, जॉब का हिस्सा है, वो तो है। लेकिन अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट फेयर कर दे तो क्या हमारे लिए आसानी नहीं हो सकती कि बिल्कुल, ये तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करना भी चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हम पे जो लागू करती हैं उन पे सबसे पहले तो रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आना चाहिए कि डेफिनेट सी बात है अगर हम किसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो हमारा उस पर पूरा जो है वो कोऑपरेट करें वो हमारे साथ। जस्ट लाइक कि अभी टैरिफ का इशू चला है, सबसे बड़ा मेन इशू टैरिफ का आया है कि वो डिफरेंट कंट्रीज पे जो है वो अप्लाई हुई है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। एक और भी तो इशू है ना, देखिए हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी फैक्ट्री की, उसको बेसिक जो उसकी नीड्स हैं, बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं मिलती उनको, तो उससे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना इस चीज के ऊपर। जाहिर हम बिजली पानी के उससे ही नहीं निकल रहे हैं ना, तो वो उसका इम्पैक्ट भी तो आता है कि आपको पता चल रहा है वो जी लोड शेडिंग है, जनरेटर चल रहे हैं और ये चीजें भी तो डिस्टर्ब करती हैं। ये चीजें ही तो हमारे लिए मायने रख रही हैं कि अगर किसी एक जाहिर एक टेक्सटाइल फर्म है, वो सिर्फ एक टेक्सटाइल एक नाम नहीं है, वो पूरी एक जो है ना बिल्कुल इंडस्ट्री है बिल्कुल तमाम चीजों को लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके तमाम जो उसका जो एट द एंड ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट है, हम स्टार्ट से लेके फिनिशिंग तक जो प्रोसेस कर रहे हैं उस पे हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हम पर लगा दी जाती हैं, समटाइम्स जो कुछ ज़्यादा हाई इंक्रीमेंट पे चीज़ें चले जाती हैं, तो डेफिनेटली बात है इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, अब उनका लिंक उनके साथ जो रहा है और उनके एक्सपीरियंस लेवल पे अगर वो ये चीज़ देखें तो हमारे साथ मजीद कॉर्पोरेट की ज़रूरत है, खासतौर पर इंडस्ट्रीज़ हो गई जो जाहिर सी बात है बिजनेस कर रही हैं, तो उनको ये इतना तो रिलीफ देना चाहिए कि वो अगर काम कर रही हैं तो उनको साथ साथ कुछ कहीं ना कहीं तो बेनिफिट्स मिले। बिल्कुल, और मैं इस हवाले से ये भी कहूंगी कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको खुदारा वक्त रहते जो है ना इस पे कंसीडर करें, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया हुआ है।
तो इससे आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल। हाँ छोटी छोटी वीकनेस के पेश नज़र जो ये पीछे जा रही है ना, तो इस पे थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम आगे ही बहुत पीछे जा रहे हैं, तो हमें एक थोड़ा नाम है हर सा इंडस्ट्री सपोर्ट पे अगर हमारा, मिले। बिल्कुल एक नाम हुआ हुआ है तमाम, क्योंकि टेक्सटाइल में सबसे पहले की जाहिर सी बात है नंबर Exactly, ऑफ 1 बिल्कुल, रहा है ऐसा ही पाकिस्तान है। और कर भी रहा है अपनी सर्विस शो मेरे कर रहा ख्याल है। से अभी तक भी पाकिस्तान के बिल्कुल। टेक्सटाइल का कंपटीशन इतना आसान नहीं है, ऐसा जबकि ही है। हमारे पास बुनियादी जरूरियात नहीं है। बिल्कुल बुनियादी जरूरियात अगर हमें प्रोवाइड कर दी जाए जी। ना, तो यकीन करें इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है, बिल्कुल ऐसा बहुत ही ज्यादा है। आगे जा बिल्कुल सकती सही है। कहा आपने। अच्छा मिस अस्मा, आपकी तरफ आते हैं। आपने बीइंग एन एचआर बहुत से काम भी किए होंगे, बहुत सी अचीवमेंट भी की होंगी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था जो आपकी लाइफ में आया और फिर आपने उसको सॉल्व कर दिया? मुझे लगता है मज़हर के अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती तो शायद मैं इतना रिफाइन नहीं होती। लाइफ का स्ट्रगलिंग आज से मेरे को 10 साल अगर लगाऊं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के, वो हार्डशिप्स थी जिन्होंने मुझे सिखाया। सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी, शायद जो मैं थी भी कुछ शुरू में ऐसी और टोटली में चेंज होगी, तो एक ऑनेस्टी को लाना किसी भी कंपनी में। मैंने अपनी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, इतनी डिसऑनेस्टी हमने भी खुद हर्ट हुए चीज़ें देखी। मुझे लगा कि उन चीज़ों ने हमारी डिफरेंट कंपनीज को डिस्ट्रॉय किया। अगर हम कंट्री लेवल पे देखें, अगर हम पीछे हैं, या मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखूं, अगर हम सब ऑनेस्टी से काम करें, अगर मुझे लगा मैं भी पार्ट होगी किसी क्राइम का, किसी करप्शन का, तो फिर हम सब ने अपना इंडिविजुअल बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने अपनी कंट्री को भी बचाना है। तो जो लाइफ में मैंने सीखा है, खुद ही टूट के तकलीफों खाने के बाद, तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, शायद एक पर्सन के लिए, या शायद उस कंपनी के लिए जिसके साथ हूँ, इट्स लाइक माई होम। तो ये एक पैशन रहा है। मुझे लगता है कि एक इंसानियत का फैक्टर मुझ में नहीं खत्म हुआ, जो मैंने एक शायद लम्हा था जो हो जाता। अल्लाह करे ये कायम रहे। बहुत बड़ी बात है कि आप इस लेवल पे जाके सोचती हैं, सीखती हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी करती हैं, दूसरों के दुख दर्द में शरीक भी रहती हैं। वक्त का तकाजा है कि हम मज़ीद बातें नहीं कर पाएंगे। दिल चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें हों, बहुत से मामलात हों। हम जनजी की तरफ भी जाना चाह रहे थे, मगर टाइम शॉर्टेज की वजह से हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे, एक सेशन फिर रखेंगे। अभी हमारे तीसरे गेस्ट से भी जो बात गेस्ट नहीं हो रह पाई, गए उनके लिए भी माजरत चाहते हैं असलम भाई आपसे। तो क्योंकि बिल्कुल टाइम जो है कुछ, आप एक अपना मैसेज, एक मिनट का मैसेज है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। अच्छा, 3 मिनट में आप लोग कीजिए। एक कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रोफेशन से भी हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो इस ट्रैक पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक आप दोनों से मैं यही तवक्को करूंगा कि जेन ज़ी के लिए एक ऐसा मैसेज दें कि वो भी कुछ सीख सके। सबसे पहले असलम भाई आप बोलेंगे, बस 1 मिनट का टाइम है, प्लीज जरा देखिए। कोई लंबी बात नहीं, तो मैसेज तो मैं तो मैसेज देता रहता हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद दूंगा कि आज बाखर पाकिस्तान का एक नया पार्ट जो है, जिसका आज आपने सदा किया, बिस्मिल्लाह किया, और जिसका आपने थैंक यू सो मच मुबारकबाद। और सईद इब्रार अली का एक थैंक यू फॉर सईद अबरार भाई। बिल्कुल बेसिकली इब्रार की ही है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि उनकी सपोर्ट है बहुत बड़ी। अच्छा, एक और चीज भी है, मैं यहाँ बताती चलूँ टाइम वेरी शॉर्ट है कि ये उनकी वजह से जो है ना, वो ऐसा मौका देते रहते हैं लोगों को। जी मिस अस्मा, आप कुछ एक मैसेज, वन लाइनर मैसेज फॉर जेंजीज। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जेंजीज के लिए, हमारे जो आज की जनरेशन जा रही है, जिसको हम जी जेन की तरफ, काइंडली पेशेंस रखें, exactly. जल्दी स्विचिंग ना करें। आते हैं 5000 के लिए प्लीज। और एक बात और जरूर कहना चाहिए, एक एचआर के लिए भी, लोग इस नंबर नहीं है, हर पीपल एक यूनिक है, उसमें यूनिक एट्रीब्यूट्स है, तो उसे हमें निकालना है, उसका साथ देना है। ऑब्वियसली, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू। बेसिकली आपने एक मैसेज देने के लिए कहा है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर बेसिकली फॉर वुमेन, ठीक है। आपने एक एजाज़ दिया हमें कि हम आपके पास आके बैठे और अपना टैलेंट आपके सामने हमने रखा है। तो मैं तो सिर्फ वुमेंस के लिए एक मैसेज दूंगी कि जितने भी हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी तमाम मुस्लिम में पेरेंट्स हैं, वो प्लीज़ वुमेंस को सपोर्ट करें और उनको प्रॉपर तरीके से एक जो उनका थीम है उनके साथ रहें, ताकि वो आगे अपने आप को अपना टैलेंट शो करें। बहुत अच्छा मैसेज है, और वुमेन्स अपने आप को भी सपोर्ट करें। अब हम आप लोगों से चाहते हैं इजाजत, हमारे पास वक्त की कमी से इनसे सवाल जवाब नहीं हो सके। इंशाल्लाह फिर सेशन में इनको बुलाएंगे। तब तक के लिए मजहर मलिक और कंज़ाल ताफ को इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।